कोतवाल तो डर काहे का, मोहरों की लूट कोयले पर छाप। इस सरकार के कार्यकाल में इसके मायने, इसका अर्थ बिल्कुल बदल गया है। 10 लाख करोड़ से ऊपर की ऋण माफी हुई, लेकिन केवल 13%, 1,32,000 करोड़ मात्र वसूल हो पाए। 8 लाख करोड़ का कर्जा वसूली 1,80,000 करोड़ की, मतलब करीब करीब 6 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा कहाँ गया किसी को नहीं पता है। एसेट ट्रांसफर हो गया, बैंकों ने अपनी किताबें बंद कर दी। प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ती है, कभी भी अपने 5 साल के रिपोर्ट कार्ड पर वोट नहीं मांगती, क्योंकि काम नहीं करती। फायदा तो चंद पूंजीपतियों को ही पहुंचाना है, वो पहुंचाया जा रहा है, हम क्यों जवाब। मेरा अपना मानना है कि प्रियांक कानूनगो नाम के एक व्यक्ति हैं जो NCPCR, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के हेड हैं, जो शाखा से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। गैर राजनीतिक यात्रा में बच्चे ललक के राहुल जी के साथ आ रहे थे और ना राजनीति की कोई बात हो रही थी, ना वोट की कोई बात हो रही थी। तो उन्होंने बड़े तगड़े से इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी और इलेक्शन कमीशन ने फिर उसको बोला ये हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं, आपको जो करना है इस पे करिए। मुंह की खानी पड़ी थी। एक बहुत अहम मुद्दे पर आपके पास आए हैं, और जहां से मैं आती हूं 2 बड़े मुहावरे बोले जाते हैं। एक बोला जाता है जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, और एक बार बोला जाता है मोहरों की लूट कोयले पर छाप। इसका अपना अर्थ जरूर होता है, लेकिन इस सरकार के कार्यकाल में इसके मायने, इसका अर्थ, इसको चरितार्थ करना बिल्कुल बदल गया है। तो सैया भय कोतवाल तो डर काहे का और मोहरों की लूट कोयले पर छाप, ये दोनों कैसे चरितार्थ होते हैं, आज की कहानी उसी के बारे में है। बैंक लोन से हम सब वाकिफ हैं। हम सब लोगों ने, आपने, हमने, मध्यम वर्ग में ज्यादातर लोगों ने, निम्न मध्यम वर्ग में लोग लोन लेते हैं। आप लोन घर खरीदने के लिए लेते हैं, गाड़ी खरीदने के लिए लेते हैं, स्टूडेंट लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, शादी ब्याह में तमाम तरह के लोन हैं जो लेते हैं। खुदा न खास्ता अगर आप उस लोन की एक किस्त न चुका पाइए तो आपका फोन बजना बंद नहीं होता है, बैंक वाले फोन कर करके आपकी जिंदगी दूभर कर देते हैं। पहली बात। और दूसरी जरूरी बात उसमें यह है कि अगर आप लोन की 3 किस्तें ना चुका पाइए तो आपका लोन NPA बन जाता है, लठैत आ जाते हैं बैंक से, आपकी गाड़ी खींचने लगते हैं, और वो लठैत वाकई दिखने में लठैत होते हैं। आपको डराया धमकाया जाता है, आपके नाम के पोस्टर आपके घर के बाहर चिपका दिए जाते हैं कि कितना संगीन आपने जुर्म किया है बैंक की EMI ना देके। और बदकिस्मती से अगर आप किसान हैं तो आपके खिलाफ FIR होगी, कचहरी में आपकी फोटो चिपकाई जाएगी और जेल तक होगी। और तमामों ऐसे मामले हैं जहां पर 1 या 2 लाख रुपए के लिए किसानों को जेल की सजा काटनी पड़ी है। लेकिन यह कहानी मध्यम वर्ग और किसान की है। अगर आप इस देश के बड़े पूंजीपति हैं और आपने 1-2 लाख का नहीं, हजारों करोड़ का लोन लिया है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार दरिया दिल है, सरकार आपको रियायत देगी, सरकार राहत देगी और बड़ी मेहरबानी करेगी। और कैसे कर रही है ये मेहरबानी? पिछले 5 साल में 10,09,510 करोड़, 10 लाख करोड़ से ऊपर का ऋण राइट ऑफ किया गया है। मोटे तौर पे मैं इसको उद्योगपतियों की ऋण माफी मांगती हूं। अब कुछ चरण चुंबक है, कुछ चीयर लीडर है सरकार के जो कूद पड़ेंगे और आपको समझाएंगे कि नहीं ये तो राइट ऑफ है, आप गुमराह कर रही हैं, ये लोन माफी नहीं है। इसका भी जवाब लेकर आई हूं और तथ्यों के साथ लेकर आई हूं। 10 लाख करोड़ से ऊपर की ऋण माफी हुई, लेकिन केवल 13% जो राइट ऑफ हुआ 10 लाख करोड़ से ऊपर का, केवल 13%, 1,32,000 करोड़ मात्र वसूल हो पाए। केवल 13% की रिकवरी हो पाई 10 लाख करोड़ से ज्यादा के राइट ऑफ पर। तो जो पैसा 8,60,000 करोड़ के आसपास रिकवर नहीं हो पाया, जो 87% 10 लाख करोड़ का पैसा रिकवर नहीं हो पाया, अगर वो लोन माफी, कर्जा माफी नहीं है अमीरों के लिए, तो वो क्या है? तो नेक्स्ट टाइम कुछ चरण चुंबक
समझाने आ जाते हैं जब टीवी पर कि कैसे ये लोन माफी नहीं है और हम गलत कह रहे हैं, उनसे ये जरूर पूछिएगा कि इस राइट ऑफ का 13% मात्र वसूल हुआ है पिछले 5 सालों में, तो ये दरिया दिली अमीरों के लिए ही क्यों है? लेकिन इससे भी बड़ा गोरख धंधा कहीं और चल रहा है, और वो धंधा है आईबीसी और एनसीएलटी में। पहले बैंक जो थे लोन राइट ऑफ करने से अचकचाते थे, घबराते थे, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ता था आरबीआई को और जवाब देना पड़ता था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। अब आईबीसी की व्यवस्था के चलते बैंक जो है वो एक समूह बना लेते हैं, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बन जाती है। उस कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास एक प्लान जाता है रेजोल्यूशन का, वो रेजोल्यूशन प्लान को वो अप्रूव करते हैं, वो एनसीएलटी के पास जाता है और एक बड़ा हेयर कट लेकर एसेट ट्रांसफर हो जाता है, लोन रफा दफा हो जाता है। ये थोड़ा जार्गन है, तो इसको अगर आपकी अनुमति हो तो मैं जरूर बताना चाहती हूं, व्यूअर्स को समझाना चाहती हूं। 1000 करोड़ का लोन था जो एनपीए बन गया, जो राइट ऑफ हो गया। बैंक आपस में मिलकर ये तय कर लेते कि 1000 करोड़ का लोन था, कोई बात नहीं, 100-200 करोड़ लो, बाकी 700-800 करोड़ कहां लुप्त हो गया किसी को नहीं पता है। इसको हेयर कट बोलते हैं। हेयर कट ऐसा लिया जा रहा है कि 1000 करोड़ का लोन 100-200 करोड़ देकर रफा दफा कर दिया जाता है और वो एसेट सरकार के प्रिय लोगों के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ऐसे तमामों केस हैं आईबीसी में जो कि न्यायालय में लंबित है। मैं आपको अभी ताजा आंकड़ों के बारे में बता देती हूं। 542 केसेस अभी आईबीसी ने रिजॉल्व किए हैं, इन मामलों को निपटाया है। इस पर बड़ी पीठ ठोकी गई। अभी पिछले 3-4 दिन पहले आया था कि हमने कितने मामले निपटा दिए, कितने सुलटा दिए, कितने सुलझा दिए। 542 मामले। इन 542 मामलों में कर्जा था करीब 8 लाख करोड़ का, वसूली हुई 1,80,000 करोड़ की। 8 लाख करोड़ का कर्जा, वसूली 1,80,000 करोड़ की, मतलब करीब करीब 6 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा कहां गया किसी को नहीं पता है। एसेट ट्रांसफर हो गया, बैंकों ने अपनी किताबें बंद कर दी और दुनिया को बता दिया गया कितनी बढ़िया व्यवस्था चल रही है। तो अब यह सवाल क्यों ना बने कि एनपीएस का क्या हो रहा है। बड़ी बातें करते थे सरकार के लोग, ये सरकार वाले लोग कहते थे कि कैसे एनपीए बन रहा है और किस तरह से दिक्कतें पेश आ रही हैं यूपीए के कार्यकाल के दौरान। थोड़ी असलियत इनके बारे में भी बयां कर देना जरूरी है। मोदी सरकार के कार्यकाल में एनपीए का क्या हो रहा है। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, जब आरबीआई से यह पूछा गया कि ये महानुभाव कौन है जिनके 10 लाख करोड़ राइट ऑफ हुए, जिनसे सिर्फ 13% वसूली करी गई, तो बोला गया कि नहीं, हम इनके नाम नहीं बता सकते, वो गुप्त और गोपनीय है। ये गुप्त और गोपनीय क्यों है? ये जो पैसा था ये हमारा और आपका पैसा था, क्योंकि बैंक को कैपिटलाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसा आता है टैक्स से, और सिर्फ इनकम टैक्स से नहीं, जीएसटी से, जो आटे पर भी आप दे रहे हैं, आता है जो एक्साइज ऑफ पेट्रोल पर दे रहे हैं, जो जबरदस्त टैक्स वसूली पेट्रोल डीजल पर हो रही है, जो हम और आप, इस देश का सबसे गरीब आदमी, एक रिक्शा चलाने वाला, वो भी देता है। तो हर व्यक्ति का पैसा लग के बैंक रिकैपिटलाइज होता है। जब वो लोन माफी हो जाती है तो ये बोला जाता है आपको हम नाम नहीं बता सकते, ये गुप्त और गोपनीय है। लेकिन अगर आप एक भी ईएमआई पर डिफॉल्ट कर जाइए तो आपका नाम अखबार में छप जाएगा कि फलाने व्यक्ति ने डिफॉल्ट किया, इनको अब कहीं से लोन नहीं मिलना चाहिए। मोदी सरकार के कार्यकाल का कच्चा चिट्ठा थोड़ा खुलना जरूरी है। मोदी सरकार के कार्यकाल में एनपीए जो है वो 365% बढ़ा है। 365% एनपीए की उछाल हुई है। बड़ी फोन बैंकिंग की बात करते थे। जो एनपीए वित्तीय वर्ष 15 में 5 लाख करोड़ का था, वो इनके 6 साल के कार्यकाल में शुरू में 19 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया। 365% की वृद्धि। तो अब क्या सवाल नहीं बनता कि किसके फोन पर ये लोन दिए जा रहे हैं, क्या क्विड प्रो है, कौन पैसा लेके ये लोन दे रहा है और ये लोन एनपीए क्यों बन रहे हैं? ये सवाल पूछना लाजमी है और ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। विलफुल डिफॉल्टर्स जो पैसा दे सकते हैं लेकिन स्वेच्छा से कहते हैं भाई हम पैसा नहीं देंगे,
आपको और हमें ये रियायत नहीं है, किसान को ये राहत नहीं है कि वो कह दे मेरी फसल फेल हो गई भाई मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। लेकिन अगर आपने हजारों लाखों करोड़ों का लोन लिया है तो आप ये कह सकते हैं कि मैं कर्जा देने में असमर्थ हूं, जबकि आपके पास पैसा हो सकता है। विलफुल डिफॉल्ट 23,000 करोड़ का होता था 2012 में, 23,000 करोड़ का, आज वो करीब करीब 2.5 लाख करोड़ का है। 10 गुना इजाफा विलफुल डिफॉल्ट में। ये क्यों हो रहा है, यू क्यों होने दिया जा रहा है? ये कौन लोग हैं जो विलफुल डिफॉल्ट कर रहे हैं और क्यों करना दिया जा रहा है? ये सवाल अपने आप में बहुत गंभीर सवाल है। लेकिन उससे ज्यादा गंभीर बात यह है कि सरकार की नाक के नीचे, और मेरा मानना है सरकार के संरक्षण के चलते, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 38 ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े बैंक के फ्रॉड और घोटाले किए, हमारे आपके पैसे को डुबोया, बैंकों को चपत लगाई, वो आज देश छोड़कर भाग चुके हैं। और मोदी जी और उनकी तमामों एजेंसी जो फ्रंटल बन चुकी हैं, वो हाथ मलती रह गई चश्मा पहनकर। 38 ऐसे लोग हैं, एक दो या तीन नहीं। मैं मेहुल चोकसी, मेहुल भाई, मोदी जी के मेहुल भाई, और वो गलबैया करते थे उनके साथ नीरव मोदी और विजय माल्या की बात नहीं कर रही हूं। इनके जैसे 38 लोग ये देश छोड़कर भाग गए इनके शासनकाल में, और ये हाथ मलते रह गए। और सुर्खियां चलती है फलाना वापस आने वाला है, ढिमकाना वापस आने वाला है। 44 करोड़ रुपया खर्चा किया, एक प्लेन भेजा एंटीगुआ मेहुल भाई को वापस लाने के लिए। लेकिन मेहुल भाई ने ऐसा इतना चमकाया इस सरकार को कि वो चंपत हो गए और उनको पता ही नहीं चला वो चले कहां गए। 44 करोड़ का प्लेन वहां खड़ा रहा 3 दिन एंटीगुआ में, बिलिंग हो गई, वापस ढाक के 3 पात बन के हम घर आ गए। ये इस सरकार की असलियत है। पहले भाग जाने देते हैं, फिर किसी को लेकर नहीं आने पाते। जिस दिन कोई नेगेटिव खबर आने वाली होती है, सुर्खियां चलने लगती है, ब्रेकिंग न्यूज, फलाना वापस आने वाला है। तो ये हम 8.5 साल से सुन रहे हैं कौन कौन वापस आने वाला है, वो सब लोग जिनको इन्होंने भगाया। हमारे सरकार से कुछ सीधे सवाल है इस मामले में। पहला सवाल हमारा है कि आखिर कैसे और किस तरह 10,09,510 करोड़, 10 लाख करोड़ से ऊपर पैसा बैंकों का कर्जा राइट ऑफ किया गया। आखिर क्यों सिर्फ 13% उस राइट ऑफ की वसूली हो पाई? आगे क्या वसूली संभव है? जिन उद्योगपतियों को यह फायदा पहुंचाया गया उनका नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? सरकारी बैंक जिस निरंकुशता से हेयरकट ले रहे हैं और कौड़ियों के दाम पर एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं, इस पर क्या निगरानी रखी जा रही है और इसकी क्या जांच होगी? हजार करोड़ के लोन जो हैं वो 100-200 करोड़ देकर निपटा दिए जा रहे हैं। आखिर एनपीए में 365% की उछाल कैसे आई? कौन फोन कर रहा है, किसको लोन दिए जा रहे हैं, कौन सा क्विड प्रो को है, इसकी जांच कौन करेगा? और अंत में विलफुल डिफॉल्ट जो 10 गुना बढ़ गई, वो क्यों बढ़ने दी गई? 38 लोग जो देश छोड़कर चले गए, उनको वापस लाने के लिए सिर्फ आपके पास जबानी जमा खर्च है या वाकई में कोई प्लान या कोई स्ट्रैटेजी है? यह सवाल पूरा देश और खास तौर से वो लोग जिनके व्यापार, धंधे, आय आपने चौपट कर दी और वो आज अपनी ईएमआई पे करने में असमर्थ हैं, आपसे जरूर पूछते हैं। प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ती है, कभी भी अपने 5 साल के रिपोर्ट कार्ड पर वोट नहीं मांगती, क्योंकि काम नहीं करती है। हर चुनाव व्यक्तिगत प्रधानमंत्री मोदी के बारे में हो जाता है। मैं फला का लड़का हूं, मैं फला हूं, मैं यहां हूं, हर चीज स्वांताए सुखाए हो जाता है। यह सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सवाल आपने भी कभी उठाए थे और हमने जवाब दिया था। आज यह देश जरूर जानना चाहता है कि 10 लाख करोड़ से ज्यादा का राइट ऑफ हुआ, सवाल उठाया जाता है तो आप कहते हैं नहीं नहीं ये लोन माफी नहीं है। आप रिकवर 13% कर पाए, बाकी का पैसा कहां गया, कैसे गया, बैंक कैसे निरंकुशता से बेधड़क धड़ल्ले से हेयरकट करके अब्सॉल्व कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स को देनदारी से मुक्त कर रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? और जहां पर किसानों की बात कर लो, जहां पर छोटे उद्योगों की बात कर लो, तो ये फिस्कल डेफिसिट का बहाना बनाने लगते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फिस्कल डेफिसिट का ये राइट ऑफ 61% है। अगर ये राइट ऑफ ना हो
तो 61% देश का फिस्कल डेफिसिट के बराबर ये राइट ऑफ है। 61% ऑफ द फिस्कल डेफिसिट कैन बी फंडेड बाय दिस राइट ऑफ अलोन। इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मुंह नहीं है चर्चा करने का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना इकोनॉमी की समझ है, ना समझने की ललक है, और ना समझना चाहते हैं। और इसका मूल कारण है, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, फायदा तो चंद पूंजीपतियों को ही पहुंचाना है, वो पहुंचाया जा रहा है, हम क्यों जवाब दें? इसका और कोई औचित्य नहीं है और कोई जवाब नहीं है। मेरा अपना मानना है कि प्रियांक कानूनगो नाम के एक व्यक्ति हैं जो एनसीपीसीआर, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के हेड है, जो शाखा से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। और जब गैर राजनीतिक यात्रा में बच्चे ललक के राहुल जी के साथ आ रहे थे और ना राजनीति की कोई बात हो रही थी, ना वोट की कोई बात हो रही थी, तो उन्होंने बड़े तगड़े से इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी थी। और इलेक्शन कमीशन ने फिर उसको उनके बोला ये हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं, आपको जो करना है इस पे करिए। आप मुंह की खानी पड़ी थी। प्रियांक कानूनगो आज कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, ये हम जानना चाहते हैं। एक छोटी सी बच्ची को वोट मांगने के लिए उकसाया जा रहा है और वो वहां पर प्रधानमंत्री के बगल में खड़े होकर विशुद्ध राजनीतिक काम उससे कराया जा रहा है। और प्रियांक कानूनगो कहीं खोते से लग रहे हैं, कहीं सो गए, किस खो में घुस गए? क्या उनके अंदर दम नहीं है? क्या उनको डर लग रहा है, या आंखों पे पट्टी बांध लिए? ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन ये होता है अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन, कि उनको विशुद्ध राजनीतिक कारणों के लिए रैली में वोट मांगने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है अब्यूज ऑफ चाइल्ड राइट्स। इस पर एनसीपीसीआर को जगना चाहिए। लेकिन आंखों पर पट्टी तो ऐसी बंधी है और कुंभकर्ण की नींद ऐसी सोए प्रियांक कानूनगो जी कि अभी ट्विटर पर दिख नहीं रहे हैं। जी हां, चुनाव आचार संहिता भी लगी और मुझे ऐसा लगता है एक वीडियो है जिसको बीजेपी का हर व्यक्ति शेयर कर रहा है। हर व्यक्ति बड़ा सीना ठोक के उस वीडियो को शेयर कर रहा है और कह रहा है कि देखिए छोटी बच्ची ऐसा कर रही है। ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, ये बच्चों के राइट्स का उल्लंघन है, और ऐसे मामलों पर एनसीपीसीआर को जागना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपना दमखम और अपना करने का जज्बा वो उस शाखा पे रखा है जहां उन्होंने लास्ट अटेंड किया था।